बच्चों, आज हम हिंदी में एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वह प्रश्न आता है और आप उसे किस तरह लिखेंगे जिससे आपको अच्छे नंबर, या एक तरह से कहा जाए कि लगभग पूरे नंबर आपको प्राप्त हो जाए, उसको किस तरीके से लिखा जाए कि वह देखने में भी अट्रैक्टिव हो और आप कब शब्दों में लिख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसलिए हम आज कवियों के साहित्यिक परिचय और उनके जीवन परिचय और लेखकों के साहित्यिक परिचय और उनके जीवन परिचय के विषय में आज समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखें जिससे हमें बोर्ड पेपर में पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। अब आप जब भी बोर्ड पेपर में जाते हो, तैयारी बहुत अच्छी होती है, आप लिखते भी बहुत अच्छे हो, पर आपको पूरा नंबर नहीं मिलता, या आप जितना एक्सेप्ट करते हो उतना नंबर नहीं मिलता। क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको वो नंबर नहीं मिल पाता है जितने नंबर के आप हकदार होते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा लिख के आते हो, लेकिन आपके लिखने की शैली जो होती है वो गड़बड़ होती है, जिसके वजह से आपको अच्छे नंबर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि आपको कैसे लिखना है और किस तरह से अपने बोर्ड पेपर के कॉपियों को सजा करके लिखना है, जिससे आपका एग्जामिनर जो है, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, वो आपके इस लिखावट से अट्रैक्ट होकर के आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। आइए हम किसी कवि का, जब आपके पेपर में चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो, किसी के भी बोर्ड पेपर में हो, अगर आपसे पूछे कवि का साहित्यिक विशेषताएं बताइए या कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए, या उसके साहित्यिक परिचय के देते हुए उसकी विशेषताओं यानी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें, साहित्यिक परिचय देते हुए उसके काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करें, तो उस समय आपको कवि के साहित्यिक विशेषताओं को जानने के लिए एक तो उसका साहित्यिक परिचय मालूम होना चाहिए। अगर कवि है जिन्होंने काव्य लिखा है, अगर कवियों के विषय में पूछेगा तो साहित्यिक परिचय के साथ कवि की भावात्मक विशेषताएं और कवि की काव्यगत विशेषताओं पर हमें ध्यान देना होगा। साहित्यिक परिचय जब भी आप लिखिए तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो कवि है उसने साहित्य में क्या योगदान दिया, या उसकी रचनाओं ने साहित्य को किस तरह से विकसित किया, या मान के चलिए कि उन्होंने जिस विधा में रचना की है उस विधा को उन्होंने कितना ही ज़्यादा प्रभावित किया, और किस युग के कवि हैं और वह उस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं कि नहीं हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लिखे, तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुलसीदास किस युग के कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वे भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं और उनकी रचना में लोक मंगल की कामना रही है। तो हम इस तरह से उनका साहित्यिक परिचय देंगे और उनकी रचनाओं के विषय में स्पष्ट करते चलेंगे, और जिससे यह बता सके कि वह जो थे उस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि और उनकी रचनाएं उस युग की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं रही, जो उस युग के ही नहीं आगे आने वाले कवियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रही है। अगर इस माध्यम से हम उनका साहित्यिक परिचय लिख देंगे और फिर वो साहित्यिक परिचय जहाँ पे ख़त्म होगा, उसके बाद हम यह बताएंगे उनके साहित्य में भावात्मक विशेषता क्या रही है। अब जैसे अगर भावात्मक विशेषताओं में पूछे तो उनके साहित्य का भाव क्या था, वह कहना क्या चाहते थे, वो समाज के लिए उनके साहित्य का क्या अर्थ निकलता है।
तो किस तरह से वह समाज कल्याण करते हैं, या उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक जीवन को कैसे व्यवस्थित किया है, तो यह उनके भावात्मक पक्ष का वर्णन हो जाएगा। अगर किसी कवि के काव्यगत विशेषताओं को बताना हो उसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि उस कवि की भाषा क्या रही है, उस कवि की भाषा क्या रही है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो जो हमारे आधुनिक युग के कवि रहे हैं, अगर हम भारतेंदु युग की बात करते हैं तो भारतेंदु जी को लेते हैं, तो भारतेंदु युग की जो भाषा रही है वो ब्रज रही है बेटा। जो काव्य की भाषा रही है वह ब्रज रही है, जबकि गद्य की भाषा बेटा खड़ी बोली रही है, खड़ी बोली रही है। तो हमें वहाँ कवि के विषय में जिसका भी रहेगा उसको बताना पड़ेगा कि उसने किस भाषा में रचना की। तो अगर हम तुलसीदास की बात करेंगे तो उनकी अवधी हो जाती है, लेकिन अवधी होने के बावजूद भी वो ब्रजभाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी बहुत सी रचनाएं ब्रजभाषा में भी हैं और वह संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे, तो उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यत्र तत्र संस्कृत के भी शब्द आए हुए हैं। अगर हम भारतेंदु जी की बात करें तो भारतेंदु जी का ब्रजभाषा में तो बड़ा ही अच्छा सिद्धस्त रहे हैं, फिर भी उन्होंने अन्य भाषाओं को भी अपनाने में किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरता है। अगर हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो बेटा द्विवेदी युग में जो काव्य की भाषा और गद्य दोनों की ही भाषा खड़ी बोली हो जाती है। उस युग में चाहे हमारे मैथिली शरण गुप्त हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध हों, उनकी भाषाएं खड़ी बोली हिंदी ही रहा है। लेकिन खड़ी बोली हिंदी के रहते हुए भी उन्होंने अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू और कहीं कहीं तो आप इंग्लिश के भी शब्दों का देखेंगे तो उनके गद्य में प्रयोग मिलता है। काव्य में तो ज़्यादातर ब्रजभाषा के अलावा कहीं कहीं आपको उर्दू फारसी के भी एक आध शब्द मिल जाएंगे, अदरवाइज ब्रजभाषा ही ज़्यादा रहा है। तो यह उनके काव्य भाषा के संबंधित विशेषताएं हो जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो इस माध्यम से इनकी जो भाषाओं का था, इस तरह से हम कवियों के भाषाओं के विषय में व्याख्या करेंगे। इसके बाद आता है रस, छंद और अलंकार। रस, अब हमें यह देखना है कि कवियों का जो रचनाएं रही हैं उन्होंने ज़्यादातर किस रस का प्रयोग किया है। शांत रस का प्रयोग किया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, या श्रृंगार के किस पक्ष का, संयोग पक्ष का ज़्यादा वर्णन किया है कि वियोग पक्ष का वर्णन किया है। क्या उनके रचनाओं में क्रोध यानी कहने का मतलब रौद्र रस है, या वीर रस है, विभत्स रस है, यानी उन्होंने ज़्यादातर किस रस को प्रिपेयर किया है। तो यह बताएंगे कि उनकी जो रचनाएं थी वह शांत रस से ज़्यादा थी प्रभावित, श्रृंगार रस से ज़्यादा प्रभावित थी, या वीर रस से प्रभावित रही है। अगर हम छंद में बात करेंगे तो छंद में देखेंगे उन्होंने दोहा में लिखा, चौपाई में लिखा, हरगीतिका में लिखा, कवित्त में लिखा, घनाक्षरी में लिखा, कुंडलियों में लिखा। किस छंद का उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है, उस माध्यम से हम उनके छंद की विशेषता बताएंगे। अलंकार में हम देखेंगे कि उनकी रचनाओं में ज़्यादातर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसको बताते हुए इस तरह से हम किसी भी कवि के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। आपको अगर इस ढंग से लिखेंगे तो उम्मीद करिए कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर, या कहिए अगर ये 5 नंबर का है तो 5 में से 5 नहीं तो 4 नंबर कहीं नहीं गया है, जो आपको साहित्यिक परिचय में, कवि के साहित्यिक परिचय में दिला देगा। तो आपको अपनी लेखन शैली को बदलना है। आप लिखने में ही गलती करते हैं, और वह गलती अगर दूर हो जाएगी तो आपको इतने नंबर गेन करने में से कोई नहीं रोक सकता। आप इतने नंबर बड़े आराम से प्राप्त कर लोगे, बस आपको लेखन शैली थोड़ी बदलनी होगी। हम क्या होता है कि हम उसको पढ़ तो लेते हैं, अब पढ़ने के बाद उसको एक गद्य के रूप में लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमने क्या लिख दिया। सारी चीज़ों को एक में बना करके सीधा छाप देते हैं। यही छापना बेटा हमारे लिए सबसे
नकारात्मक या एक तरह से मान लीजिए नेगेटिव सिद्ध हो जाता है और हमारे नंबर कट जाते हैं। अगर हम उसको हेडिंग बाय हेडिंग डाल करके लिखें, हेडिंग बाय हेडिंग डालकर लिखें, तो आप मान के चलिए कि आप एक अच्छा नंबर गेन कर लेंगे। आइए, ये हो गया हमारे कवियों के साहित्यिक परिचय। अब आते हैं लेखकों का साहित्यिक परिचय। बेटा, कवियों के साहित्यिक परिचय में भावात्मक और काव्यगत विशेषताएं होती है, लेकिन लेखकों में का भावात्मक और काव्यात्मक नहीं होता, क्योंकि वो गद्य लेखन का कार्य करते हैं। अब गद्य में बेटा रस छंद अलंकार नहीं होता, इसलिए जहाँ पर गद्य रचना की जाती है वहाँ पर साहित्यिक विशेषताओं को देने से पहले व्यक्ति उस लेखक का साहित्यिक परिचय देते हैं। साहित्यिक परिचय में उसने हिंदी साहित्य के विकास में क्या योगदान दिया। जैसे अगर रामचंद्र शुक्ल के विषय में लिखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में लिखना हो, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में लिखना हो जिन्होंने गद्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व भूमिका निभाई, या प्रारंभ में भारतेंदु युग को ले लिया जाए तो भारतेंदु के विषय में अगर हमें साहित्यिक विशेषताओं को लिखना पड़े बेटा, तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से ये याद होना चाहिए कि लेखक का साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय देने से पहले हमें यह बताना होगा वह लेखक किस युग का रहा है, उसने अपने युग में कौन कौन सी रचनाएं लिखी, या अपने युग के विकास के लिए उसने क्या क्या कार्य किए। उनका परिचय देते हुए उनके रचनाओं के विषय में बताना होगा कि उनकी रचनाओं से उस समय के साहित्य में क्या विकास हुआ और उनकी रचनाओं को कौन सा पुरस्कार दिया गया, कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, इसको विशेष ध्यान देना होगा। वही आपका व्यक्ति का साहित्यिक परिचय होता है। इसके बाद आते हैं साहित्यिक परिचय के बाद उसके साहित्य की विशेषताओं को हम दो रूपों में बताते हैं। एक भाषागत विशेषता होती है और दूसरा शैलीगत विशेषता होती है। अब गद्य का लेखक है तो गद्य में उसकी भाषा क्या रही है, और उसने अपने भाषा जो खड़ी बोली, ज़्यादातर गद्य के जब भी प्रारंभ हुआ है खड़ी बोली से ही हुआ है और भारतेंदु युग से हुआ है। तो भारतेंदु युग में जो खड़ी बोली रही है तो उन्होंने पूरा खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है कि अन्य भाषाएं भी आई हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतेंदु जी ने जब गद्य लिखना शुरू किया तो उन्होंने गद्य लिखते समय कहीं कहीं पर आप देखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग किया है, लेकिन यत्र तत्र उर्दू अरबी फारसी तुर्की, कहीं पर इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग किया है। आप और भी देखना चाहेंगे तो अवधी, पूर्वी, ये भी भाषाएं उनके में मिल जाया करती हैं। उन्होंने अपने गद्य में ब्रज भाषा का भी कई शब्दों का प्रयोग कर लिया है। अगर वहीं पर जब हम द्विवेदी युग के लेखकों में आते हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, विद्यानिवास मिश्र हो गए, ये तो शुक्ल युग में भी रहे हैं, बाल मुकुंद गुप्त हो गए। ऐसे लेखकों के विषय में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर जाके मिलता है ज़्यादातर उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है, लेकिन यत्र तत्र उन्होंने देशज भाषाओं का भी प्रयोग करने में या विदेशी भाषाओं का भी प्रयोग करने में हिचक नहीं किया है और उन्होंने उसको जस का तस लिखा है। तो ये उनकी भाषागत विशेषताएं हो जाएंगी। आप लिखते समय बताएंगे कि उन्होंने जो साहित्य अपना सृजन किया है उसमें उन्होंने खड़ी बोली भाषा का ही प्रयोग किया है, लेकिन यत्र तत्र उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी शब्दों के भी यथावत प्रयोग देखने को मिलते हैं। उनके गद्य में कहीं कहीं लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने गद्य में सूक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से बड़े से बड़े चीज़ों को उन्होंने छोटे से छोटे शब्दों में बता दिया है। अब आते हैं हम उनके शैलीगत विशेषताओं में। बेटा, जब शैलीगत विशेषताएं आती हैं तो उसमें हमें यह बताना पड़ता है कि उनके जो निबंध है या उनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वह किस प्रकार के रहे हैं। तो बेटा, ज़्यादातर उनके निबंध में देखोगे तो आपको विचारात्मकता, कहीं कहीं भावात्मकता, कहीं कहीं विवरणात्मकता, कहीं कहीं व्यंग्यात्मकता और कहीं कहीं सुक्तिपरक देखने को मिलता है। कई कई लेखकों में आप देखोगे विवेचनात्मकता भी मिलती है। अगर हम कथाकार के रूप में देख लें, जैसे
उपन्यासकार हो या कोई नाटककार हो लेखक, तो उनके में कहीं कहीं चित्रात्मकता भी मिलता है, संवादात्मकता शैली भी प्राप्त होती है। तो हम विचारात्मकता निबंध, जहाँ पर गूढ़ विषयों के विषय में बताया गया हो, जहाँ पे गंभीर विषयों की बात की जाती है, वहाँ पर शब्द भी गंभीर होने लगते हैं, समासयुक्त होने लगते हैं, शब्द लंबे लंबे होने लगते हैं बेटा। तो वहाँ पर हम विचारात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, भावात्मक शैली। बेटा अगर देखा जाए तो कुछ लेखक ऐसे हैं जो कवि भी हैं और गद्य लेखन का भी कार्य करते हैं, काव्य लेखन का भी कार्य करते हैं। ऐसे लेखकों ने जब अपनी लेखनी गद्य के क्षेत्र में चलाई तो उन्होंने अपने हृदय में व्याप्त जो भावनाएं हैं उसको उद्गार व्यक्त करने में भी कोई संकोच नहीं किया, और जहाँ पर उन्होंने अपने हृदय की बातों को लिखा है वहाँ पर भावात्मकता झलकती है। इसलिए उनके लेखन में भावात्मक शैली का भी प्रयोग होता है। विवरणात्मक ऐसा होता है बेटा, कहीं कहीं पर गद्य लिखते समय कई कई ऐसी घटनाएं आती हैं, या आप जैसे कहीं घूमने गए और आपने कोई ऐसी वस्तु, ऐसा स्थान देखा जो आपके मन में पूरी तरह से बस गया हो, और उसका जब आप वर्णन करते हो तो एक एक चीज़ का बड़े ही अच्छे से लिखते हो, तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे वस्तु रखी हुई एक एक चीज़ का, वहाँ देखे हुए एक एक चीज़ का यथावत विवरण दे रहे हो कि ये ऐसा है, देखने में कैसा था। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर गए, वहाँ की सुंदरता को बताना हो, और एक एक चीज़ का जब आप पूरा तरह से ब्यौरा देते हो तो वह विवरणात्मक तत्व निबंध के रूप में होता है। व्यंग्यात्मकता, जब समाज में ऐसी कुरीतियाँ फैली हों या बाह्य आडंबर तमाम प्रकार के ऐसी चीज़ें हों जिनको सुधारना हो, तो वहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया जाता है। उन चीज़ों पर व्यंग की जाती है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सूक्तिपरक, बेटा सूक्तिपरक ऐसी शैली है कि जैसे अगर हमें कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी व्याख्या करनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसको उतना व्याख्यायित ना करके सिर्फ एक लाइन में लिख देते हैं। और अगर ये देखा जाए सूक्तिपरक का, तो सरदार पूर्ण सिंह ने या अध्यापक पूर्ण सिंह ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है आचरण की सभ्यता में। रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति में बहुत ही अच्छा इसका उपयोग किया है। आचरण की सभ्यता में जैसे पूर्ण सिंह का एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि व्यक्ति का आचरण हिमालय के समान ऊंचा होना चाहिए। इन्होंने व्यक्ति के आचरण को हिमालय के समान बताया, अर्थात बहुत ज़्यादा उसकी व्याख्या न करते हुए उसे कम से कम शब्दों में कहना था, तो उन्होंने बस एक लाइन लिख करके उसकी पूरी व्याख्या कर दी। इस तरह से हम कवि या लेखकों का साहित्यिक परिचय देते हैं। बेटा साहित्यिक परिचय में उनके जीवनी परिचय नहीं दिया जाता, उनके जीवन परिचय को नहीं बताया जाता, उनके साहित्य के योगदान के विषय में बताया जाता है। फिर उनके साहित्य में प्रयुक्त भाषा के विषय में बताया जाता है, उनके साहित्य में प्रयुक्त शैलियों के विषय में बताया जाता है। और जब यही कवि के रूप में आते हैं तो उनके साहित्य में का परिचय देते हैं, उनकी रचनाओं का परिचय देते हैं। इसके साथ साथ बेटा उनके भावात्मक विशेषताओं को, यानी भावात्मक विशेषताएं और काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो अब हमको नहीं लगता कि आप लोग किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय देने में अब गलती करेंगे। बेटा जब भी साहित्यिक परिचय दीजिए आप इन हेडिंगों के अनुसार उसका साहित्यिक परिचय दीजिए, ताकि उनको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। अब हम आते हैं जीवन परिचय पर। बेटा अगर आपसे किसी भी साहित्यकार का या गद्य लेखक का या किसी भी कवि या गद्य यानी लेखक या कवि किसी का भी जीवन परिचय पूछे, बेटा इतनी चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि आपको लिखना क्या है। जब भी आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखिए बेटा, तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और उसमें
साहित्यकार के जीवन परिचय को या संक्षिप्त जीवन परिचय को दिखाते हुए उनका नाम, उनका जन्म स्थान, उनके जन्म की तारीख, उनके माता पिता का नाम, उनका भाषा, उनकी रचना, उनको क्या सम्मान मिला, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी शिक्षा क्या थी, इनका विस्तृत वर्णन न करके इनको एक छोटे छोटे में आप सीधा सीधा नाम लिख दीजिए, जन्मस्थान लिख दीजिए। अगर यह एक प्रारूप बनाकर आप पहले से देख लोगे तो जो भी एग्जामिनर होगा या जो भी आपके कॉपी को चेक करने वाला होगा वह आपका यही प्रारूप देखकर समझ जाएगा कि आपने जो जीवन परिचय दिया है वह कितना सही और सटीक है। इसके बाद आप इसको दे दीजिए और फिर जीवन परिचय लिख करके एक एक दो दो लाइन में इनकी व्याख्या कर दीजिए और आपका यह जीवन परिचय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उसकी रचनाओं के विषय में लिखिए, जो उन्होंने नाटक लिखा है, निबंध लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है, रिपोर्टाज लिखा है, संस्मरण लिखा है, रेखा चित्र लिखा है, उसको एक एक करके आप बताते जाइए। यह इनकी रचनाओं के संबंधित हो जाएगा। फिर देखिए क्या उस लेखक ने या क्या उस कवि ने कोई पत्रिका संपादित की है या किसी पत्रिका का संपादन किया हो, कोई संस्था का स्थापना किया हो, वह उसमें लिख दीजिए। और लास्ट में बेटा एक चीज़ होता है उनका साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान लिखने से यह पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा कि आप उस लेखक के विषय में संपूर्ण बातों को जानते हैं, उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया और उनके योगदान के अनुसार उनको साहित्य में कौन से स्थान पर रखा गया है। इस तरह की जब आप पूरी तरह से व्याख्या कर देंगे तो हमको नहीं लगता कि आपको जीवन परिचय में 5 में से 5 लाने में कोई रोक सकता है। अगर यह 5 के नंबर का है तो आपको 5 से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। अगर बहुत कम करेगा तो लेखक एक ही नंबर आपके राइटिंग पे काटेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर राइटिंग आपकी अच्छी हो तो वह 5 में 5 देने से जरा सा भी संकोच करेगा। क्योंकि जब आप इस तरह से विधिवत साहित्यकार का जीवन परिचय लिखेंगे या कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर या कॉपी चेक करने वाला जो भी बंदा होगा वह आपको पूरा नंबर देने में हिचक करेगा या संकोच करेगा। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बस आपको अपने लेखन शैली को थोड़ा बदलना होगा और जिस तरह से मैं बताया हूँ इस तरह से आपको साहित्यकार का जीवन परिचय और साहित्यकार का साहित्यिक परिचय आपको देना होगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको 5 में से 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पेपर में आने वाले प्रश्नों की समस्याओं को लेकर के और उन समस्याओं का समाधान लेकर के कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आप लिखेंगे तो अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। शुभ रात्रि बेटा।